नमस्कार। जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। संविधान के अनुच्छेद 44 में यह लिखा हुआ है कि सरकार इस दिशा में काम करेगी ताकि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सके। तो एक मूलभूत अधिकार होते हैं, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं भारत के संविधान के, उसमें ये लिखा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए, उस दिशा में जाना चाहिए। 22वां विधि आयोग या कहें कि लॉ कमीशन ने एक नोटिस जारी किया है 14 जून को, इस 14 जून को, और उन्होंने लोगों से और ऑर्गेनाइजेशन से और धार्मिक संगठनों से कहा है कि आप इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय सरकार को 30 दिन के अंदर भेजें। यानी कि 13 जुलाई के पहले तक सभी से कहा गया है कि जिन जिन को भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपनी आपत्ति दर्ज करनी है, अपने विचार रखने हैं, अपने सुझाव रखने हैं, तो वो इस लॉ कमीशन के पास अपने सुझाव भेज सकते हैं। कि इसके पहले भी 2018 में इसी तरह से लोगों से नोटिस भेजकर लोगों को ये पूछा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भेजिए। तो उस वक्त पूरे देश से बहुत सारे लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी राय, अपना ऑब्जेक्शन, वो क्या चाहते हैं, वो भेजा था। तो मैं थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है कि जैसे कि देश में 2 तरह के कानून हैं, एक है जो क्रिमिनल कानून है, एक है सिविल कानून है। क्रिमिनल कानून यानी कि जो भी अपराध की श्रेणी में आता है कानून, जैसे कि अगर कोई खून होता है, कोई बलात्कार होता है, चोरी होती है, ऐसे जो भी गुनाह होते हैं उसके लिए एक ही कानून है, वो क्रिमिनल लॉ है। जैसे कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी है, सीआरपीसी है, और जो भी कानून अलग अलग है। तो वो जो भी ऐसे गुनाह होते हैं उसके लिए सबके लिए एक ही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, उससे धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो कानून सबके लिए लागू होते हैं। दूसरी तरफ एक सिविल लॉ है, पर्सनल लॉ है, फैमिली लॉ है। शादी किस प्रकार की जाएगी, अगर किसी बच्चे को गोद लेना है तो किस तरह से लिया जाएगा, अगर तलाक देना है तो किस तरह से दिया जाएगा, शादी की शर्तें क्या होंगी, तलाक की शर्तें क्या होंगी, इसके बाद संपत्ति में कितना अधिकार किसका होगा, महिला को अधिकार होगा या नहीं होगा, पुरुष को अधिकार होगा। ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि फैमिली से जुड़े हुए हैं। और इसका ये जो फैमिली लॉ है, पर्सनल लॉ है, ये हर एक धर्म अपने धर्म ग्रंथों से इसकी प्रेरणा लेता है और वो कहता है कि हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, इसलिए हम उस तरह से ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सभी धर्म, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है, सिख है, तो ये सारे जो पर्सनल लॉ हैं वो अपने अपने धर्म के हिसाब से उनको मानने की छूट है। उस तरह का हमारे देश में कानून है। अब ये कहा गया है कि ये सारे धर्म के कानून जो है पर्सनल लॉ के, उनको एक करके एक कोडिफाइड लॉ, एक कानून लाया जाए जो सभी धर्मों के लिए एक ही हो, सभी धर्म के लोगों के लिए। तो इस पर शुरू से बहस चल रही है, आज़ादी के पहले से भी। और ये काम जो है अंग्रेजों ने शुरू में किया था कि अंग्रेजों ने 1835 में ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि जितने भी क्रिमिनल कानून हैं वो एक जैसे सबके लिए एक बराबर लागू होंगे, लेकिन हिंदू लॉ और मुस्लिम लोगों के लिए जो कानून है वो अपने धर्म के हिसाब से करेंगे। ये अंग्रेजों ने ये बात की थी और उन्होंने किसी के भी पर्सनल लॉ पर हाथ नहीं डाला था, जिसको अपने हिसाब से, धर्म के हिसाब से जो कानून उनके निजी कानून हैं वो उसका पालन कर सकते हैं। तो फिर 1941 में एक राव कमीशन बिठाया गया था अंग्रेजों द्वारा। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के लिए क्या कानून होना चाहिए और उसके हिसाब से उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था हिंदू कोड बिल। 1956 में आखिर में सिर्फ एक हिस्सा उसका, हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो पास किया गया था, बाकी सब पर उनकी एक राय नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि पहले हिंदू धर्म में ही कितने अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग
तरह की संस्कृति है, अलग अलग तरह के प्रोसीजर हैं, कहीं किस तरह से शादी होती है, कहीं दूसरी तरह से शादी होती है, उनके रिचुअल्स भी अलग अलग हैं। वैसे ही मुस्लिम में भी अलग अलग है और अलग अलग धर्मों में। एक धर्म के अंदर एक जैसा करना मुश्किल है, तो सभी धर्मों के लिए एक ही कोड बनाना कितना संभव है, इस पे भी चर्चा हो रही है। और आपको बता दूं कि जैसे कि अभी जिस तरह से लॉ कमीशन ने नोटिस निकालकर लोगों से अपनी राय देने के लिए कहा था, उसी तरह से 2018 में भी लॉ कमीशन ने लोगों से अपनी राय देने के लिए कहा था। और वो राय लेने के बाद लॉ कमीशन ने उस वक्त कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अलग अलग धर्म के अलग अलग रीति रिवाजों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सिर्फ जो भेदभावपूर्ण चीज़ें हैं उसी पर ध्यान देना चाहिए और उसको हटाने की बात या उसको बदलने की बात करना चाहिए। बाकी विभिन्नता तो होनी चाहिए और विभिन्नता सभी को अपने अपने धर्म के हिसाब से करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है और उस वक्त लॉ कमीशन ने ये फैसला किया था। लेकिन अभी वापस से नोटिफिकेशन क्यों आया, रीज़न नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि अभी तो 3 साल पहले उसको रिजेक्ट किया गया था, तो अभी वापस से वही बात लोगों से पूछी गई है। तो ऐसा क्या बदलाव आ गया 3 साल में कि वापस से वही बात पूछने की ज़रूरत पड़ी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है या नहीं लाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं है कि ये करना ही चाहिए। हाँ, इस दिशा में जाना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी कहा था कि इस दिशा में जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, लेकिन ये दबे कुचले लोगों के लिए है, तो सबको बराबरी का हक देने के लिए है। तो जब तक हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सभी धर्म के लोग आपस में इसकी सहमति नहीं दिखाते हैं, तब तक इसको लाना नहीं चाहिए। और अगर कोई उनकी सहमति लिए बगैर ये लाता है तो ये पागलपन होगा, ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर ने भी कहा है। और इस वक्त जो माहौल है उसमें खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटीज, खास करके मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, ऐसे समाज को इस सरकार के अंदर भेदभावपूर्ण रवैया दिया जा रहा है, ऐसा उनको लगता है। चुनावी भाषणों में तो साफ तौर पे कहा जाता है कि 80 और 20 की ये लड़ाई है, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने की बात की जाती है, ऐसा माहौल पैदा किया जाता है। तो इस वक्त माइनॉरिटी समाज को कोई विश्वास नहीं है सरकार पे। तो ऐसे माहौल में ये क्या सरकार को इसको ज़बरदस्ती लाना चाहिए? तो ये एक बात है, लेकिन सरकार इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि अभी सरकार ने तो नहीं लिया ये, लेकिन लॉ कमीशन ने जब इसको स्टेप आगे बढ़ाया है, तो सरकार, चूंकि बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, तो इसलिए ये जो माइनॉरिटी है या जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और भी जो समाज के लोग हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ये सब समाज के लोगों को ये शक पैदा हो जाता है कि ये हमारे ऊपर लादा तो नहीं जा रहा है, ये हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा रही है, हमारे धर्मों की प्रक्रिया करने में हमको वंचित तो नहीं किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति जो है हिंदू समाज में भी है, क्योंकि वो भी एक तरीके से वो सब उनके रिचुअल्स नहीं है। तो ऐसे माहौल में कोई सरकार ने सिर्फ नोटिस में भी ये लिख दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, तो उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दो। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो क्या सोचता है, सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है? पिछली बार उन्होंने कहा था कि पर्सनल लॉ में रिफॉर्म करना है, तो इस बार वो भी नहीं उन्होंने बात की है कि पर्सनल लॉ में रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म होना चाहिए फैमिली लॉ में, कोई ऐसी चीज़ लिखी हो जो संविधान के मूलभूत तत्वों से मेल नहीं खाती हो। कोई ऐसे पर्सनल लॉ में ऐसी चीज़ है जो कि भेदभावपूर्ण है, तो उसमें बदलाव लाना चाहिए। लेकिन ये लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर ऐसी कोई चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहिए कि हिंदू लॉ में ये चीज़ें हैं जो कि सबको बराबरी पे आधारित नहीं है, संविधान के मूल्यों पे आधारित नहीं है, तो इनमें हमको अमेंडमेंट करना है। वैसे ही शरीयत लॉ में क्या क्या चीज़ें हैं जो संविधान के मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं, मानवीय मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं और
वो कहीं किसी भी तरह से भेदभाव करते हैं महिलाओं से या और किसी से, तो उसमें क्या बदलाव की जरूरत है वो सामने रखना चाहिए। ऐसे ही सभी क्रिश्चियन लॉ में भी ऐसे ही सामने रखना चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए कि देखिए आपके फैमिली लॉ में लिखा भी है, फिर भी ये जो है ये मानवता के खिलाफ दिख रहा है या ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ दिख रहा है, तो इसमें बदलाव की जरूरत है। तो ऐसा कोई खाका रखा नहीं गया है, ऐसा कोई स्टडी रखी नहीं गई है, ऐसी कोई चीजें निकाल कर सरकार ने ये रखा नहीं गया है कि देखो ये फैमिली लॉ में जो ये लिखा हुआ है या ये है वो संविधान से मैच नहीं खाता है, संविधान के विरुद्ध में है, तो इसलिए हमको ये बदलना है और इस पर हम आपसे चर्चा करते हैं। तो इसलिए जिस तरीके से ये लाया जा रहा है या जिस तरीके से इस पर सुझाव भी मांगा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि सरकार कुछ और करना चाहती है, दिखाना और चाहती है, या क्या उसकी मंशा है वो साफ लोगों के सामने रखने की जरूरत है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आशंका है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है ये और जो हिंदू मुस्लिम में भेद और नफरत की बात है या उनमें जो डिवीजन है वो और डिवीजन को बढ़ाने के लिए, या एक ये कि हम सबको बराबरी पर रखना चाहते हैं लेकिन ये मुस्लिम है या दूसरे धर्म के लोग हैं वो भारत के साथ चलना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसा राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसलिए शंकाएं हैं और शंकाएं को दूर करने का काम सरकार को ही करना पड़ेगा। सरकार को ये हर एक चीज पे सफाई देनी चाहिए और साफ तौर पे ये रखना चाहिए, सभी धर्म के सभी समाज के लोगों को साथ में लाना चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए और उसके बाद जो है ये जो भी लोग रिकमेंडेशन देते हैं उस पर और लोगों को बातचीत करने के लिए देना चाहिए। और उसके बाद हम तो यही मानते हैं कि ऐसे जो भी चीज़ें हैं इन पर्सनल लॉ में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो भेदभावपूर्ण है, मानवीय गरिमा के खिलाफ है, मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, ऐसी सभी चीज़ों को हटाकर उसमें प्रोग्रेसिव चीज़ें लानी चाहिए। अगर वो महिलाओं से भेदभाव करता है कहीं वो धर्म वो पर्सनल लॉ, तो उसको बदलने की ज़रूरत है, उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, लेकिन सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। तो ये पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड है और आप भी ये 13 जुलाई तक ये खुला हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ईमेल आईडी डाल दूंगा, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वो ईमेल आईडी पर अपना मत भेज सकते हो कि आपको क्या लगता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप भी लॉ कमीशन को अपना मत भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपना मत भेजना चाहिए। और इसमें राजनीतिक सोच नहीं होनी चाहिए कि हमको किसी को नीचा दिखाने के लिए ये बदलाव करना है या इसका समर्थन करना है या इसका विरोध करना है, बल्कि इसका समर्थन या विरोध मुद्दों पे आधारित होने चाहिए और सबकी भलाई के लिए होने चाहिए और संविधान की रक्षा के लिए होना चाहिए। तो यही आज का विषय था। इस विषय पर आपकी क्या राय है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में हो या विरोध में हो, या फिर आपकी अलग कोई मत है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और देखते रहिए जनता का आईना। और इस चैनल को ये कोई गोदी मीडिया नहीं है, ये आप लोगों का ही चैनल है, आपकी बात पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो हमें थोड़ा आर्थिक मदद कीजिए ताकि हम और अच्छी तरह से ये सब मुद्दे आपके सामने रख सकें। तो हमारे चैनल पर जाकर आप मंथली हमको कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी लिख सकते हो और हम आपसे पैसा, अगर आप कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो हमको डायरेक्ट भी दे सकते हो। तो उसका मेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो देखते रहिए जनता का आईना और आप बताइए, हमें सुझाव दीजिए कि कौन कौन विषय पर हम बात करना चाहिए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि उन विषयों पर आपसे चर्चा करें। तो धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए जनता का आईना।